हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। इस वीडियो में हम रीडिंग कैंपेन की वीक 4 की ऑल वर्कशीट्स सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो में हम पठन अभियान सप्ताह 4 की सभी वर्कशीट्स हल करेंगे। तो चलिए वीक 4 की वर्कशीट्स सॉल्व करते हैं। आज हम SCERT की तरफ से दी जाने वाली रीडिंग कैंपेन हिंदी की वर्कशीट 18 हल करेंगे। पठन अभियान की वर्कशीट 18 जो कि 7 फरवरी 2022 की है। बच्चों, यह कक्षा 4 के छात्र छात्राओं के लिए है और वर्कशीट की थीम है सच्चाई। बच्चों, यह चौथे सप्ताह की वर्कशीट है। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखेंगे। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। जीवन में सच बोलने का बहुत ही महत्व है। विद्यार्थी जीवन में तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। आइए दी गई कहानी को पढ़कर जानते हैं कि सच्चाई इंसान के जीवन को कैसे बदल देती है। तो बच्चों, आज की कहानी के माध्यम से सच बोलने के महत्व के बारे में बताया गया है कि जीवन में सच बोलने का बहुत महत्व होता है। तो चलिए नीचे दी गई कहानी पढ़ते हैं। एक गांव में ईमानदार लकड़हारा रहता था। लकड़ियां काटते समय अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर नदी में जा गिरी। नदी का पानी बहुत गहरा था और उसे तैरना भी नहीं आता था, अतः वह किनारे पर बैठकर रोने लगा। तभी नदी में से पानी की देवी बाहर आई। उसने लकड़हारे से उसके रोने का कारण पूछा। कारण जानकर वह नदी में से एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर आई और लकड़हारे को देने लगी, पर उसने कुल्हाड़ी नहीं ली और कहने लगा कि यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पानी की देवी वापस नदी में गई और नदी से चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आई और लकड़हारे को देने लगी। उसने फिर से मना कर दिया और कहा कि यह कुल्हाड़ी भी मेरी नहीं है। तीसरी बार कूदकर देवी नदी में से लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आई। लकड़हारे ने खुशी खुशी से अपनी कुल्हाड़ी ले ली। पानी की देवी उसकी सच्चाई देखकर अति प्रसन्न हुई और तीनों कुल्हाड़ियां लकड़हारे को इनाम में दे दी। लकड़हारा तीनों कुल्हाड़ियों को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ और उन्हें लेकर खुशी खुशी घर आ गया। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगी ना? चलिए कहानी पढ़ने के बाद अब यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों को करते हैं। प्रश्न 1, आपको क्या लगता है कि अगर लकड़हारा पहली ही बार में सोने की कुल्हाड़ी को अपनी बता देता तो पानी की देवी क्या करती? अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको अपने शब्दों में लिखना है कि यदि लकड़हारा पहली बार में सोने की कुल्हाड़ी ले लेता तो पानी की देवी क्या करती? आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ लिखा है, अगर लकड़हारा पहली बार में सोने की कुल्हाड़ी को अपना बता देता तो पानी की देवी उसके झूठ बोलने के कारण क्रोधित हो जाती और उसे श्राप भी दे सकती थी और उसे कुल्हाड़ी भी नहीं देती। प्रश्न 2 करते हैं। आप अगर लकड़हारे की परिस्थिति में होते तो क्या करते? अपने माता पिता व शिक्षक के साथ चर्चा कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको बताना है कि लकड़हारे की जगह आप होते तो आप क्या करते? तो इसका उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ लिखा है, अगर मैं लकड़हारे की परिस्थिति में होता तो मैं भी लकड़हारे की तरह ही केवल अपनी ही कुल्हाड़ी मांगता, क्योंकि हमें कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, इस कहानी को अगर आपको कोई शीर्षक देना होता तो आप क्या देते? तो बताइए बच्चों, अगर आपको इस कहानी को कोई शीर्षक देना होता तो आप इसे क्या शीर्षक देते? चलिए आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर कुछ शीर्षक लिखे हैं, जैसे पानी की देवी, ईमानदारी का महत्व, सच्चाई का महत्व, सच का बोलबाला, लकड़हारा और उसकी कुल्हाड़ी, लकड़हारा और पानी की देवी इत्यादि। तो यहाँ पर हम इनमें से कोई भी शीर्षक दे सकते हैं या जो भी शीर्षक आपको अच्छा लगे आप इस कहानी को वो शीर्षक दे सकते हैं।
प्रश्न 4, अगर आपको कभी इच्छा पूर्ण करने वाली देवी मिल जाए तो आप उससे क्या मांगेंगे और क्यों? तो बताइए बच्चों, यदि आपको कभी इच्छा पूर्ण करने वाली देवी मिल जाए तो आप क्या मांगेंगे और क्यों मांगेंगे? तो यह आप स्वयं अपने शब्दों में लिखेंगे। यहाँ मैं लिख रहा हूँ, अगर मुझे कभी इच्छा पूर्ण करने वाली देवी मिल जाए तो मैं उनसे यह वरदान मांगूंगा कि हमारे देश में कोई भी भूखा ना रहे, कोई भी व्यक्ति गलत काम ना करे और सभी बच्चों को शिक्षा मिले। तो बच्चों, मैं तो ये सब चीज़ें मांगूंगा। आपको जो मांगना है आप अपने शब्दों में अपनी नोटबुक में लिखेंगे। चलिए अब वीक 4 में अगले दिन की जाने वाली वर्कशीट सॉल्व करते हैं। आज हम SCERT की तरफ से दी जाने वाली सप्ताह 4 पठन अभियान गणित की वर्कशीट नंबर 19 हल करेंगे, जो कि 8 फरवरी 2022 की है। बच्चों, ये वर्कशीट क्लास 4 के स्टूडेंट्स के लिए है। वर्कशीट की थीम है माय कंट्री। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। चित्र पहेली। दिए गए चित्रों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र 2 में कुछ गलतियां हो गई हैं। आप किन्हीं 4 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 चित्र दिए गए हैं। पहले चित्र 1 को बनाया गया, उसके बाद फिर चित्र 2 को बनाया गया। जब चित्र 2 को बनाया गया तो चित्र 2 में कुछ गलतियाँ हो गई हैं। तो यहाँ पर आपको कोई 4 गलतियाँ ढूंढनी हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हम देखते हैं। पहली गलती है यहाँ, आप देख सकते हैं चित्र 1 में यहाँ पर कोई बच्चा नहीं है, जबकि चित्र 2 को बनाते वक्त यहाँ पर एक बच्चा एक्स्ट्रा बन गया है। तो पहली गलती हो गई ये। उसके बाद दूसरी गलती है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बाउल कटोरी दी गई है, जबकि चित्र 1 में ऐसा कुछ नहीं है। फिर तीसरी गलती है, चित्र 2 में इस बच्चे के हाथ में यहाँ पर भी बाउल बनाया हुआ है, जबकि चित्र 1 में यहाँ कुछ नहीं है। उसके बाद चौथी गलती है यहाँ ये वाली, यहाँ पर आप देखेंगे चित्र 1 में कुछ नहीं है। उसके बाद पांचवी गलती है, यहाँ कुछ नहीं बना, जबकि चित्र 1 में यहाँ ये लड़की बनी हुई है। और छठी गलती है, यहाँ आप देख सकते हैं केवल एक बाउल है और यहाँ पर 3 बाउल दिए गए हैं। तो हमने यहाँ पर चित्र में 6 गलतियाँ ढूंढ ली हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशियाई शेर। एशियाई शेर एशियाटिक लायन शेर की एक प्रजाति है जो केवल भारत के गुजरात राज्य में पाई जाती है, इसलिए इसे भारतीय शेर भी कहते हैं। एशियाई शेरों की संख्या बहुत कम बची है और यह प्रजाति लुप्तप्राय प्रजाति है, इंडेंजर्ड एनिमल्स की श्रेणी में आती है। लुप्तप्राय प्रजाति ऐसे जीवों की आबादी होती है जो खत्म अर्थात लुप्त होने वाले हैं। भारत में इन्हें बचाने के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। 1990 में जब इनकी गिनती की गई तो इनकी संख्या सिर्फ 284 पाई गई। 1995 में इनकी संख्या 304 थी। 1995 की तुलना में 2005 में इनकी संख्या में 55 शेरों की बढ़ोतरी हुई। 2010 में इनकी संख्या 411 हो गई। 2020 में की गई आखिरी गणना में इनकी संख्या 674 पाई गई, जो कि 2015 में उनकी संख्या से 151 ज़्यादा है। इस प्रकार साल दर साल एशियाई शेरों की संख्या बढ़ती रही, जो कि सराहनीय है। ऊपर दिए गए गद्यांश को पढ़कर क्या आप नीचे दी गई तालिका को पूरी कर सकते हैं? बच्चों, जैसे कि अभी हमने ऊपर दिया गया गद्यांश पढ़ा, अब नीचे तालिका दी गई है जिसमें वर्ष और शेरों की संख्या लिखनी है। वर्ष 1990 में शेरों की गिनती की गई थी तो संख्या थी 284। फिर उसके बाद 304 हुई। 304 कब हुई थी? 1995 में। फिर 2005 में कितनी संख्या हो गई थी? 55 शेर बढ़ गए थे, तो 304 जमा 55, तो यहाँ लिखेंगे 359। फिर 411 संख्या हो गई थी, कब? 2010 में। 2020 में शेरों की संख्या 674 थी, जो कि 2015 में शेरों की संख्या से 151 अधिक थी। तो इसलिए हम 2015 में 674 में से 151 घटाकर शेरों की संख्या निकालेंगे। तो 2015 में शेरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 674 घटा 151, तो यहाँ हम 523 लिखेंगे। और 2020 में शेरों की संख्या 674, जो कि गद्यांश में दी भी गई है कि 2015 से
151 ज़्यादा। 2015 में 523 है, 523 में 151 जोड़ेंगे तो शेरों की संख्या आएगी 674। तो यहाँ हमने तालिका पूरी कर ली है। चलिए अब प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। प्रश्न 1, यदि 2001 में शेरों की संख्या 327 थी तो 10 वर्षों में 2010 तक में इनकी संख्या में कितनी बढ़ोतरी हुई। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे 2001 में शेरों की संख्या थी 327 और 2010 में शेरों की संख्या 411 है। तो 10 वर्षों में शेरों की संख्या में बढ़ोतरी बराबर 411 घटा 327। तो यहाँ 84 आएगा। तो 84 सही आंसर है कि 10 वर्षों में जो शेरों की संख्या में बढ़ोतरी हुई थी 84 शेरों की। दूसरा प्रश्न, किन वर्षों में शेरों की संख्या में ज़्यादा बढ़ोतरी देखी गई और कितनी। 2010 से 2015 तक या 2015 से 2020 तक। तो यहाँ हम लिखेंगे 2010 में शेरों की संख्या थी 411, 2015 में शेरों की संख्या 523। तो बढ़ोतरी कितनी हुई, 523 में से 411 घटाएंगे तो 112 शेरों की बढ़ोतरी हुई। उसके बाद फिर लिखेंगे 2015 में शेरों की संख्या 523 और 2020 में शेरों की संख्या 674। अब यहाँ कितनी बढ़ोतरी हुई, 674 में से 523 घटाएंगे तो 151 आएगा। अब यहाँ लिखेंगे 2015 से 2020 के वर्षों में शेरों की बढ़ोतरी की संख्या कितनी थी, 151। और 2010 से 2015 तक के वर्षों में शेरों की संख्या में बढ़ोतरी थी 112। तो किन वर्षों में शेरों की संख्या में ज़्यादा बढ़ोतरी हुई थी, तो 2015 से 2020 तक ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। अब पूछा गया है कितनी बढ़ोतरी हुई, तो इसके लिए 151 घटा 112 बराबर आएगा 39। तो 39 शेरों की बढ़ोतरी हुई, क्योंकि 2015 से 2020 तक 151 शेरों की बढ़ोतरी और 2010 से 2015 तक 112 शेरों की। तो 151 में से 112 घटाएंगे तो 39 आएगा। कितनी बढ़ोतरी हुई, 39 शेरों की। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, यदि 1968 में इनकी संख्या 177 थी तो 2020 तक इनकी संख्या में कितनी बढ़ोतरी पाई गई। तो बच्चों यहाँ दिया गया है 1968 में शेरों की संख्या बराबर 177, 2020 में शेरों की संख्या 674। तालिका में आप देख सकते हैं 2020 तक शेरों की संख्या में बढ़ोतरी बराबर 674 घटा 177। तो यहाँ उत्तर आएगा 497 शेरों की बढ़ोतरी। प्रश्न 4, 30 वर्षों 1990 से 2020 तक में शेरों की संख्या कितनी बढ़ी। तो बच्चों 1990 में शेरों की संख्या थी 284 और 2020 में शेरों की संख्या हो गई थी 674। 30 वर्षों में शेरों की संख्या में बढ़ोतरी हुई बराबर 674 घटा 284। तो कितना उत्तर आया, 390। तो 390 शेरों की बढ़ोतरी 30 वर्षों में हुई। चलिए अब वीक 4 में अगले दिन की जाने वाली वर्कशीट सॉल्व करते हैं। आज हम SCERT की तरफ से दी जाने वाली वीक 4 रीडिंग कैंपेन इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 20 सॉल्व करेंगे, जो कि 9 फरवरी 2022 की है। बच्चों ये वर्कशीट क्लास 4 स्टूडेंट्स के लिए है। वर्कशीट की थीम है अ टेल टू टेल। बच्चों यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए वर्कशीट सॉल्व करते हैं। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। होप यू आर डूइंग वेल। आशा करते हैं आप अच्छा कर रहे होंगे। टुडे लेट अस रीड अलाउड अ स्टोरी टुगेदर। आओ आज एक कहानी तेज आवाज में एक साथ पढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ पर कहानी पढ़ते हैं। दिस इज जम्बो। यह जम्बो है। जम्बो इज अ हैप्पी लिटिल हिप्पोपोटामस हु लिव्स इन द जंगल ऑफ अफ्रीका। जम्बो एक छोटा और खुश हिप्पोपोटामस दरियाई घोड़ा है जो कि अफ्रीका के जंगल में रहता है। एंड दिस इज मिट्ठू। और यह मिट्ठू है। पिक्चर में आप देख सकते हैं तोता दिया गया है। द लिटिल पैरेट फ्रॉम इंडिया। एक भारत का एक छोटा तोता। एंड ही इज जम्बोज बेस्ट फ्रेंड। और वो जम्बो का बेस्ट फ्रेंड है। वन डे हिज फ्रेंड। किसका फ्रेंड, हिप्पोपोटामस जिसका नाम जम्बो है, जम्बो का दोस्त मिट्ठू। द लिटिल पैरेट विजिटेड हिम फ्रॉम इंडिया। वो जम्बो से मिलने भारत से अफ्रीका आया। जम्बो वॉज वेरी हैप्पी टू सी हिज बेस्ट फ्रेंड। जम्बो अपने बेस्ट फ्रेंड को देखकर बहुत खुश हुआ। ही टुक along his friend मिट्ठू to introduce him to his friends। वह अपने दोस्त मिट्ठू को अपने साथ अपने दोस्तों से मिलाने के लिए ले गया। मिट्ठू met मोंटू द मंकी। मिट्ठू मोंटू नाम के मंकी से मिला।
टिक टिक द चैमलियन, और टिक टिक जो कि एक गिरगिट है से मिला, एंड हुगू द एलिफेंट, और हुगू जो एक एलिफेंट है से मिला। दे वर ऑल वेरी हैप्पी टू मीट मिट्ठू, वे सब मिट्ठू से मिलकर बहुत खुश हुए। द फ्रेंड्स स्पेंड द होल डे प्लेइंग हाइड एंड सीक, सभी दोस्तों ने पूरा दिन हाइड एंड सीक खेलते हुए बिताया। दे एट डिलीशियस फ्रूट्स, उन्होंने स्वादिष्ट फल खाए। इट वॉज अ डे फुल ऑफ फन, वह खूब मस्ती भरा दिन था। तो बच्चों कैसी लगी कहानी आपको? चलिए अब कहानी पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चंस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्यारे स्टूडेंट्स, होप यू एंजॉयड मीटिंग जंबो एंड हिज फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको जंबो और उसके दोस्त से मिलकर मज़ा आया होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, गिव अ सूटेबल नेम / टाइटल टू द स्टोरी, तो आपको इस स्टोरी कहानी को एक सूटेबल टाइटल देना है। तो यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ कुछ टाइटल लिख रहा हूँ, जैसे जंबो एंड मिट्ठू, दूसरा टाइटल जंबोज फ्रेंड्स, थर्ड टाइटल मिट्ठूज बेस्ट फ्रेंड जंबो। तो यहाँ मैंने कुछ टाइटल दिए हैं, आप इनमें से कोई भी एक लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गेम्स डू यू लाइक टू प्ले विद योर फ्रेंड्स, आपको अपने दोस्तों के साथ कौन से खेल खेलने में मज़ा आता है। शेयर विद योर टीचर एंड फ्रेंड्स, अपने टीचर और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको बताना है कि आपको कौन कौन से खेल खेलने में मज़ा आता है, आप कौन से खेल अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं और एंजॉय करते हैं। तो आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जो खेल मुझे अच्छे लगते हैं, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ और मैं एंजॉय करता हूँ। खो खो, बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट, कैरम, चेस, लूडो। तो ये कुछ खेल हैं जिन्हें अपने दोस्तों के साथ खेलने में मुझे बहुत मज़ा आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डू यू रिमेंबर एनी ऑफ द स्टोरीज योर ग्रैंड पेरेंट्स यूज टू टेल यू, शेयर दैम विद योर फ्रेंड्स एंड टीचर, क्या आपको कोई कहानी याद है जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी आपको सुनाते थे? तो आपको उस कहानी को अपने टीचर और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो बच्चों यहाँ पर आप कोई भी ऐसी कहानी लिखेंगे जो आपके दादा दादी सुनाते थे। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ एक कहानी लिख रहा हूँ जो मेरे दादा दादी सुनाते थे। कहानी का टाइटल है द फार्मर एंड हिज सन्स, किसान और उसके बेटे। अ फार्मर हैड 3 सन्स, एक फार्मर होता है किसान, एक किसान के 3 बेटे थे। दे क्वारल्ड विद वन अनदर, वे एक दूसरे से लड़ते रहते थे। द फार्मर वॉज सैड, फार्मर दुखी था। वन डे द फार्मर कॉल्ड हिज सन टू हिम, एक दिन किसान ने अपने बेटों को अपने पास बुलाया। ही आस्क्ड देम टू ब्रेक अ बंडल ऑफ स्टिक्स, उसने अपने बेटों को कहा कि लकड़ियों के बंडल को तोड़े। नन ऑफ देम कुड ब्रेक इट, उनमें से कोई भी उसे नहीं तोड़ सका। Then he asked them to untie the bundle, तब उसने उस बंडल को खोलने के लिए कहा। He asked them to break a stick, और कहा कि अब एक लकड़ी को तोड़ें। Each of them broke his stick easily, उनमें से प्रत्येक ने उन स्टिक्स को आसानी से तोड़ दिया। The farmer advised his sons not to quarrel, किसान ने अपने बेटों को सलाह दी कि वे आपस में ना झगड़ें। He told them if they were united, nobody would harm them, उसने कहा कि अगर वे एक साथ संगठित होकर रहेंगे तो कोई भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। तो यहाँ पर मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? तो मोरल में हम लिखेंगे यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता में बल है। तो बच्चों इसी प्रकार आप भी कोई स्टोरी यहाँ पर लिखेंगे और उसे अपने टीचर और फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉक टाइम, आप बातचीत करें। डियर चिल्ड्रन, लुक एट द पिक्चर गिवन ऑन द राइट हैंड साइड केयरफुली, प्यारे बच्चों सीधे हाथ की तरफ दी गई पिक्चर को ध्यानपूर्वक देखिए। व्हाट डू यू थिंक द पीपल इन द पिक्चर आर टॉकिंग अबाउट, आप क्या सोचते हैं कि जो
पिक्चर में लोग दिखाए गए हैं वो किस बारे में बात कर रहे हैं। इमेजिन एंड क्रिएट देयर डायलॉग्स, आपको कल्पना करनी है और उनके डायलॉग्स क्रिएट करने हैं। से दैम आउट लाउड एंड राइट दैम इन योर नोटबुक, उन्हें तेज आवाज़ में बोलिए और अपनी नोटबुक में लिखिए। यू मे टेक द हेल्प ऑफ योर एल्डर्स टू, आप अपने एल्डर्स की हेल्प, बड़ों की हेल्प भी इसमें ले सकते हैं। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर पिक्चर दी गई है राइट हैंड साइड पर। पिक्चर में यह आदमी क्या कह रहा होगा, चलिए इसके डायलॉग लिखते हैं। ये कह रहा होगा योर सन हैज़ बीटन अप माई सन, ये इस लेडी से कंप्लेंट कर रहा है कि आपके बच्चे ने मेरे बेटे को मारा है। तो ये लेडी क्या कह रही होगी, इसके डायलॉग लिखते हैं। तो ये कह रही होगी माई सन कैन नॉट बीट एनीवन, मेरा बेटा किसी को भी नहीं पीट सकता। तो यहाँ पर हमने इनके डायलॉग्स लिख दिए, आप भी इनके डायलॉग इसी प्रकार लिखेंगे। चलिए अब वीक 4 में अगले दिन की जाने वाली वर्कशीट सॉल्व करते हैं। आज हम सप्ताह 4 पठन अभियान की कार्यपत्रक संख्या 21 हल करेंगे जो कि 10 फरवरी 2022 की है। बच्चों आज की कार्यपत्रक कक्षा 4 के छात्र छात्राओं के लिए है। कार्यपत्रक की थीम है दोस्ती। बच्चों यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों कहानी सुनना सबको बहुत अच्छा लगता है। कहानी सुनते ही हमारे मन में एक अलग सा उत्साह उत्पन्न होता है। तो आइए आज हम नीचे दिए गए चित्रों की सहायता से कहानी पूरी करेंगे और बोलकर पढ़ेंगे। बच्चों यहाँ पर कहा गया है कि कहानी सुनना सभी को बहुत अच्छा लगता है। ये बात बिल्कुल सही है कि हम सभी को कहानी सुनना बड़ा अच्छा लगता है। आज यहाँ पर एक कहानी दी गई है जिसमें चित्रों की सहायता से हम इस कहानी को पढ़कर पूरा करेंगे। तो चलिए कहानी पढ़ते हैं। जंगल में ऊंट और लोमड़ी की मित्रता थी। एक दिन लोमड़ी को पता लगा कि नदी पार खेत में तरबूज पक चुके हैं। उसके लिए नदी पार करना संभव नहीं था। अतः लोमड़ी ने उसे कहा, क्या तुम मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर नदी पार ले चलोगे? ऊंट बोला, ठीक है मित्र, और लोमड़ी को पीठ पर बैठाकर ले गया। कुछ ही देर में दोनों तरबूज के खेत में पहुंच गए। लोमड़ी का पेट भर गया तो खुशी से हुआ हुआ की आवाज निकालने लगा। ऊंट ने उसे शांत करने का प्रयास भी किया। तभी खेत में किसान उनकी आवाज सुनकर दौड़ा आया। ऊंट को देखकर किसान ने उसे लाठी से मारना शुरू कर दिया। लोमड़ी भागकर पेड़ के पीछे छिप गया। ऊंट कर्राते हुए बाहर निकला और पूछा कि तुम हुआ हुआ क्यों करने लगे? उसने कहा कि अगर मैं ऐसा ना करूं तो मेरा खाना नहीं पचता। वे जंगल की ओर लौटने लगे। मार खाने के बाद भी ऊंट लोमड़ी को पीठ पर लादे नदी में तैर रहा था। अचानक ऊंट ने पानी में डुबकी लगा दी। लोमड़ी घबराते हुए बोला, क्या कर रहे हो? ऊंट ने कहा, खाना खाने के बाद मुझे ऐसे डुबकी लगाने की आदत है। तो यहाँ तक हमने कहानी पढ़ी। कैसे लगी बच्चों आपको कहानी? मज़ेदार कहानी है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। प्रश्न 1, उपरोक्त कहानी को पढ़ते हुए इस कहानी का अंत आप अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों आपने ऊपर दी गई कहानी को पढ़ा। पढ़ने के बाद अब आपको इस कहानी का अंत अपने शब्दों में लिखना है। तो बच्चों यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ लिखा है, यह कहकर ऊंट ने दूसरी डुबकी लगाई। लोमड़ी फिर डर गया। लोमड़ी बोलता है, मैं डूब जाऊंगा, थोड़ी देर रुक जाओ। परंतु ऊंट ने लोमड़ी की एक बात नहीं सुनी और डुबकी लगाते लगाते किनारे तक पहुंच गया। किनारे से छलांग मारते ही ऊंट तो किनारे पर पहुंच गया, लेकिन लोमड़ी फिसल गया और नदी में डूब गया। इसीलिए सब कहते हैं हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि हम जैसा करेंगे वैसा ही लोग हमारे साथ करेंगे। लोमड़ी डूबकर अधमरा हो गया।
तब ऊंट ने उसे उठाकर किनारे पर रखा और कहा, दोबारा ऐसी मूर्खता नहीं करना। तो बच्चों यहाँ हमने इस कहानी का अंत लिख दिया है। कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? जैसी करनी वैसी भरनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है, पता लगाइए। तो बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना है कि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऊंट रेगिस्तान में आसानी से चल सकता है। उसके गद्देदार पैर रेत में आसानी से ऊंट को चलने में मदद करते हैं। गद्देदार और लंबे लंबे पैर होने के कारण ऊंट आसानी से रेतीली क्षेत्रों में चल या दौड़ सकता है और वो कई दिनों तक बिना खाए पिए भी रेगिस्तान में रह सकता है। इसीलिए इसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे लोग एक दूसरे से क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद अर्थात बातचीत को ऊंची आवाज में बोलिए और अपने अध्यापक अध्यापिका को बताइए। तो बच्चों यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं ये क्या बातें कर रहे होंगे। तो आपको इनकी बातचीत अर्थात इनके संवाद लिखने हैं। तो यहाँ मैं इनके संवाद इस प्रकार लिख रहा हूँ। यह व्यक्ति कह रहा होगा, क्योंकि इसके पीछे एक बच्चा है छिपा है, कि आपके बेटे ने मेरे बेटे को पीटा है। वहीं दूसरी तरफ ये महिला कह रही होगी, नहीं, मेरा बेटा किसी को भी नहीं पीट सकता। तो ये अपने बेटे के लिए बता रही है कि नहीं, मेरा बेटा किसी को भी नहीं पीट सकता। तो इसी प्रकार आप यहाँ पर इन पिक्चर्स में डायलॉग लिखेंगे। चलिए अब वीक 4 में अगले दिन की जाने वाली वर्कशीट सॉल्व करते हैं। आज हम सप्ताह 4 पठन अभियान गणित की कार्यपत्रक संख्या 22 हल करेंगे, जो कि 11 फरवरी 2022 की है। बच्चों आज की कार्यपत्रक कक्षा 4 के छात्रों के लिए है। कार्यपत्रक की थीम है माई कंट्री। बच्चों यहाँ पर आप स्टूडेंट्स नेम में अपना नाम लिखेंगे, टीचर्स नेम में अपने टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए कार्यपत्रक हल करते हैं। हमारी नदियाँ शुद्ध पानी का एक मुख्य स्रोत हैं। ये खेतों की सिंचाई में भी मदद करती हैं, जिससे किसानों को खेती करने में सुविधा होती है। नदियों में कई सारे वनस्पति जीवन शुरू होते हैं तथा विभिन्न प्रकार के जीव जन्म लेते हैं। नदियों ने उन्हें रहने के लिए अपना बड़ा जल स्रोत दे रखा है। अब तो नदियों में कई खेल भी खेले जाते हैं, जैसे सी वॉलीबॉल, कैचिंग ऑन वाटर इत्यादि। भारत की प्रमुख नदियों की औसतन लंबाई नीचे तालिका में दी गई है। तालिका को पढ़कर संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करें। तो चलिए बच्चों तालिका देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर एक तालिका दी गई है, जिसमें क्रम संख्या, नदी की लंबाई किलोमीटर में और उसके बारे में तथ्य दिए गए हैं। क्रम संख्या 1 में गंगा नदी, लंबाई 2525 किलोमीटर। क्या आप जानते हैं यहाँ इसके बारे में तथ्य है, यह भारत की राष्ट्रीय नदी है। क्रम संख्या 2 में गोदावरी नदी की लंबाई 1464 किलोमीटर। यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। तीसरे नंबर पर यमुना नदी, लंबाई 1376 किलोमीटर। यह विश्व के 7 अजूबों में से एक ताजमहल और हमारा शहर दिल्ली इसी नदी के किनारे बसा है। चौथे नंबर पर नर्मदा नदी, लंबाई 1312 किलोमीटर। इसके बारे में बताया गया है, इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। क्रम संख्या 5 पर कावेरी नदी, लंबाई 800 किलोमीटर। इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। क्रम संख्या 6 पर महानदी, लंबाई 890 किलोमीटर। इसके बारे में बताया गया है, यह नदी पूर्वी मध्य प्रदेश और ओडिशा की सीमाओं को निर्धारित करती है। क्रम संख्या 7 ब्रह्मपुत्र नदी, लंबाई 916 किलोमीटर। इस नदी पर देश का सबसे लंबा पुल
ढोला सादिया है जो दो राज्यों असम और अरुणाचल प्रदेश को आपस में जोड़ता है। क्रम संख्या 8 पर ताप्ती नदी, लंबाई 724 किलोमीटर। तथ्य सिल्क सिटी सूरत इस नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ हमने तालिका के द्वारा नदी की लंबाई और उनके बारे में कुछ तथ्य जाने। चलिए तालिका देखने के बाद अब नीचे दिए गए प्रश्नों को करते हैं। प्रश्न 1, किन दो नदियों की लंबाई का योग अधिक होगा, महानदी और ताप्ती नदी या गोदावरी और यमुना नदी। तो बच्चों यहाँ पर आपको दो नदियों की लंबाई को जोड़ना है, फिर आपको बताना है कि किन दो नदियों की लंबाई का योग अधिक होगा। पहले कहा गया है महानदी और ताप्ती नदी। तो बच्चों महानदी 890 किलोमीटर लंबी है और ताप्ती नदी 724 किलोमीटर। तो यहाँ हम लिखेंगे 890 जमा 724, इन दोनों का जोड़ हो जाएगा 1614 किलोमीटर। फिर गोदावरी और यमुना नदी, गोदावरी नदी की लंबाई है 1464 किलोमीटर और यमुना नदी की लंबाई है 1376 किलोमीटर। इन दोनों की लंबाई को जोड़ेंगे तो इनका योग होगा 2840 किलोमीटर। तो इसका उत्तर हम यहाँ लिखेंगे गोदावरी और यमुना नदी की लंबाई का योग अधिक है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। दूसरा प्रश्न, गंगा नदी यमुना नदी से कितनी लंबी है। तो बच्चों आपको यहाँ पर बताना है कि गंगा नदी यमुना नदी से कितनी लंबी है। अभी हमने तालिका में देखा गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर और यमुना नदी की लंबाई है 1376 किलोमीटर। अब 2525 में से जब हम 1376 किलोमीटर को घटाएंगे तो हमारा उत्तर प्राप्त होगा 1149 किलोमीटर। तो यहाँ हम लिखेंगे गंगा नदी यमुना नदी से 1149 किलोमीटर लंबी है। प्रश्न 3, ब्रह्मपुत्र नदी और नर्मदा नदी की लंबाई में कितना अंतर है। तो बच्चों आपने देखा अभी तालिका में नर्मदा नदी की लंबाई है 1312 किलोमीटर और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है 916 किलोमीटर। तो यहाँ हमें अंतर निकालने के लिए घटाना पड़ेगा नर्मदा नदी की लंबाई में से ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई को। तो 1312 में से जब 916 किलोमीटर घटाएंगे तो उत्तर प्राप्त होगा 396 किलोमीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी और नर्मदा नदी की लंबाई में 396 किलोमीटर का अंतर है, क्योंकि नर्मदा नदी ब्रह्मपुत्र नदी से 396 किलोमीटर लंबी है। प्रश्न 4, कौन सी नदी कावेरी नदी से 90 किलोमीटर अधिक लंबी है। तो आपको ये बताना है कि कावेरी नदी से कौन सी नदी 90 किलोमीटर लंबी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम कावेरी नदी की लंबाई लिखेंगे। कितनी है कावेरी नदी की लंबाई? 800 किलोमीटर। अब इसमें जमा करेंगे 90 किलोमीटर तो उत्तर आएगा 890 किलोमीटर। अब तालिका में देखेंगे कि 890 किलोमीटर लंबाई कौन सी नदी की है। तो यहाँ आप तालिका में देखेंगे तो पाएंगे कि महानदी की लंबाई 890 किलोमीटर है। तो यहाँ हम लिखेंगे महानदी कावेरी नदी से 90 किलोमीटर अधिक लंबी है। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।